देखिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस व्यक्ति को 20वीं सदी का सबसे बड़ा दानवीर फिलैंथ्रोपिस्ट घोषित किया गया है? अर्थात भारत का वो कौन सा व्यक्ति है जो 20वीं सदी में सर्वाधिक दान दिए? ठीक है, तो आंसर है इसका जमशेद। जमशेद जी टाटा, इसका आंसर है जमशेद जी टाटा को 20वीं सदी के भारत का सर्वाधिक दानी व्यक्ति घोषित किया गया है। और यह जो आंकड़ा है और यह जो जानकारी है उसे हारून रिसर्च और एडेलगिन फाउंडेशन ठीक है, अर्थात हारून रिसर्च और एडेलगिन फाउंडेशन ने विश्व स्तर वैश्विक स्तर पर दुनिया के सर्वाधिक दानकर्ताओं अर्थात वैश्विक परोपकारियों की सूची जारी किया है। और उस सूची में जो भारत की ओर से जिस व्यक्ति का पहला स्थान है, वो सूची दरअसल 50 परोपकारियों की सूची हारून रिसर्च और एडेलगिन फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया है, जिसमें 1 to 10 में जमशेद जी टाटा का नाम भी शामिल है। ठीक है, ये जमशेद जी टाटा भारत का एक प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं। इन्होंने स्वतंत्रता के पूर्व से ही भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और जैसा कि आप लोग परिचित होंगे कि 1907 में वर्तमान में झारखंड के जमशेदपुर शहर में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना इन्हीं जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो भारत के औद्योगिक जमशेद जी टाटा यानी कि टाटा औद्योगिक ग्रुप के द्वारा मुख्य तौर पर ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज और आयरन लौह इस्पात के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और लगभग वैश्विक स्तर पर करीब 80 से 1000 से लेकर 1 लाख व्यक्तियों को इसने रोजगार दिया है। तो यह दुनिया की एक प्रतिष्ठित औद्योगिक कंपनी है जिसका गठन जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था। और जमशेद जी टाटा ने के द्वारा ही 1907 में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। तो आप लोग इसे गौर कीजिएगा। इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा पॉइंट ये है कि भारत के तो नंबर 1 व्यक्ति का नाम है जमशेद जी टाटा, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दानी व्यक्ति कौन है? विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है? यह भी एक बहुत बड़ा चर्चित व्यक्तित्व है और उनका नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स दुनिया में सर्वाधिक दान करने वाले व्यक्ति हैं जो अमेरिका के हैं और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में इन्होंने काफी नाम कमाया है। ठीक है, भारत के दूसरे जो सबसे बड़े दानी हैं उनका नाम है अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी। तो यहाँ पर जो नाम आप देख रहे हैं, इन नामों में आपको वर्तमान में जो बड़े चर्चित उद्योगपति हैं अंबानी, मुकेश अंबानी,
उनका नाम नहीं देखकर थोड़ा सा आश्चर्य होता है। आज यहाँ देखिए अंबानी के विषय में काफी चर्चा इंडिया में दिखाई पड़ता है, और भारत ही नहीं एशिया के वो सबसे धनी व्यक्तियों में शुमार है। लेकिन यहाँ पर जो परोपकार का जो कार्य है उसमें जमशेदजी टाटा का नंबर 1 पोजीशन पे रहना ये बड़ा ही मतलब एक बहुत ही अच्छी बात है, और खास करके मुकेश अंबानी के लिए एक सोचने का विषय भी है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है? देखिए इसका आंसर है कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष। कोविड महामारी के खिलाफ संघर्ष में गरीबों को सहायता देने की योजना। अभी जो 2020 में कोविड-19 का जो महामारी भारत में फैला है, आया है, ऐसे तो ये पूरे वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव है, लेकिन भारत इससे बहुत ज्यादा प्रभावित, गंभीर रूप से प्रभावित है। और इस महामारी के कारण विशेषकर भारत के गरीब लोगों, यानी वैसे लोग जिनकी आमदनी बहुत कम है, उनसे उन पर काफी गंभीर प्रभाव पड़ा है। उनका रोजगार चला गया और उनके सामने जीविका का प्रश्न उपस्थित हो गया। एक तरफ महामारी और दूसरे तरफ भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। और इसके तहत पात्र व्यक्तियों को प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। ठीक है, गौर कीजिएगा आप लोग। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पात्र व्यक्तियों पर जरा गौर कीजिएगा। आखिर वे कौन पात्र व्यक्ति हैं जिनको ये इस योजना के तहत 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है? तो पात्र व्यक्तियों का संबंध है कि वैसे व्यक्ति जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कवर है। ठीक है, अर्थात जिनको राशन कार्ड जारी किया गया है, वैसे प्रत्येक व्यक्तियों को ये आने वाले नवंबर माह तक 5 किलो अतिरिक्त अनाज मुफ्त में भारत सरकार की ओर से दिया जा रहा है। इसमें किसी राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का कोई सहयोग भारत सरकार ने नहीं लिया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के तहत बिहार के किस जिले में
तैरता हुआ बिजली घर, ठीक है, तैरता हुआ बिजली घर का निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा और इसका आंसर नोट करते रहिएगा। क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में तैरता हुआ बिजली घर का निर्माण किया जा रहा है? तो देखिए इसका आंसर है सुपौल। आंसर है सुपौल और दरभंगा, ठीक है। ये बिहार के दो जिले हैं जहां पे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के तहत फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ठीक है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के तहत तैरते हुए बिजली घर का निर्माण कराया जा रहा है। इसके तहत तालाबों के ऊपर सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी, अर्थात तालाबों पे फोटोवोल्टेइक सोलर पैनलों, यानी तालाबों पर तालाब या जल स्रोत, ठीक है, वो नहर भी हो सकता है, जल स्रोतों पर फोटो वोल्टेइक पैनल स्थापित किया जाएगा और उससे बिजली उत्पादन किया जाएगा और वो बिजली लोगों को या उपभोक्ताओं को सप्लाई किया जाएगा। तो ये एक बड़ा ही अभिनव और बड़ा ही अच्छा प्रयास है, ठीक है। देखिए ये जल जीवन हरियाली मिशन, जल जीवन हरियाली मिशन जो बिहार सरकार का द्वारा शुरू किया गया है उससे ही संबंधित है, अर्थात उसके तहत ये इस तरह के पहल शुरू किए गए हैं। अर्थात इस तरह के पहल जो हो रहे हैं इसका प्रमुख उद्देश्य है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करना और ज्यादा से ज्यादा उनको प्रमोट करना, ताकि पर्यावरण में जो विकृति आ रही है उसे रोका जा सके, दूर किया जा सके, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बिहार के सुपौल और दरभंगा जिले में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 11, हाल ही में डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम सवाल है कि हाल ही में डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर है व्हाट्सएप। आंसर है
व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के नाम पर आप लोग के नाम से आप लोग परिचित होंगे। व्हाट्सएप और NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, क्या कारण है लॉन्च करने का? तो यह भारतीय युवाओं को डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण देगा। उद्देश्य क्या है? युवाओं को डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण देना। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में ICC टेस्ट चैंपियनशिप हाल ही में ICC टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता? ठीक है, तो ये है क्वेश्चन है और आंसर है न्यूजीलैंड। आंसर है न्यूजीलैंड। भारत को 8 विकेट से हराकर न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर ICC का पहला टेस्ट चैंपियनशिप 2021 को जीत लिया है। ठीक है, इस फाइनल मैच का आयोजन कहां हो रहा था? साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन, ये साउथहैम्पटन कहाँ है? तो इंग्लैंड में। ठीक है, साउथहैम्पटन, इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के द रोज बाउल स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर पहला टेस्ट चैंपियनशिप को जीत लिया। अभी ये विगत कुछ ही दिन पहले, 10-15 दिन पहले की बात है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। साजन प्रकाश, साजन प्रकाश एक चर्चित चेहरा है का संबंध किस खेल से है? ठीक है, साजन प्रकाश का संबंध किस खेल से है? ये साजन प्रकाश बड़े अभी हाल के दिनों में काफी चर्चा में रहे हैं, तो जान लीजिए साजन प्रकाश का संबंध है तैराकी से। इनका संबंध कहां से है? तैराकी। हाल के दिनों में यह चर्चा में क्यों है? तो पहले साजन प्रकाश वो पहले तैराक हैं जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। पहले तैराक, पहले भारतीय तैराक जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। जैसा कि इससे पहले मैंने बताया है कि वर्तमान में 2021 ओलंपिक का आयोजन जापान के टोक्यो में किया जा रहा है और उसी टोक्यो ओलंपिक में भारत के तैराक साजन प्रकाश हिस्सा ले रहे हैं। तो ये भारत के लिए काफी
सुखद अनुभूति है कि पहली बार किसी भारतीय तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अब क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला कविता का रियलिटी शो यानी कि कवि सम्मेलन कार्यक्रम किस टेलीविजन चैनल पर प्रसारित किया गया? ठीक है, क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, देखिएगा आप लोग। भारत का पहला कवि रियलिटी शो यानी कि कवि सम्मेलन किस टेलीविजन चैनल पर उसका प्रसारण किया गया है? ठीक है, तो उसका नाम है डीडी किसान चैनल। डीडी किसान चैनल, डीडी किसान चैनल दूरदर्शन का है और इस पर भारत का पहला कवि रियलिटी शो प्रसारित किया गया है। ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावे जो इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इससे जुड़ा हुआ है वो ये है कि इस रियलिटी शो के विजेता का नाम क्या है? अमनदीप सिंह। विजेता कौन है? अमनदीप सिंह। विजेता अमनदीप सिंह। और ये अमनदीप सिंह कौन है? तो ये अमनदीप सिंह हमारे बिहार राज्य से जुड़े हुए हैं। बिहार राज्य के पटना सिटी यानी पटना सिटी, पटना के से अगर आप लोग मतलब पूरब की ओर बढ़िएगा तो पटना सिटी, ये बिहार के पटना सिटी के निवासी हैं अमनदीप सिंह। तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण है और आप लोग इसे याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विश्व में समुद्री जल स्तर से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित देश कौन है? स्थित देश कौन है? यह सवाल है कि विश्व में समुद्री जल स्तर से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित देश कौन है, अर्थात वो कौन सा देश है जो समुद्री जल स्तर से बहुत कम ऊंचाई पर स्थित है? तो उसका आंसर है, और ये बड़ा ही आप लोग इस देश का नाम से परिचित होंगे और यह हमारा पड़ोसी देश भी है और उस देश का नाम है मालदीव। मालदीव जो है विश्व में समुद्री जल स्तर से सर्वाधिक कम ऊंचाई पर स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ है? माले। ठीक है, मालदीव अभी जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री जल स्तर में वृद्धि की जो बात कही जा रही है, तो पर्यावरणविदों ने ऐसी आशंका जताई है कि यदि यही स्थिति रहा तो आने वाले समय में मालदीव समुद्र में विलीन हो जाएगा। ठीक है, और मालदीव जो है यह दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश भी है। ठीक है, यह 8 डिग्री चैनल द्वारा मिनी का है। 8 डिग्री चैनल
द्वारा मिनिकाय लक्षद्वीप, यानी भारत के लक्षद्वीप जो एक केंद्र शासित प्रदेश से है, 8 डिग्री चैनल द्वारा मिनिकाय से अलग होता है। यानी 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। ये गौर कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, 8 डिग्री चैनल। अब क्वेश्चन नंबर 16, अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र देश जो स्थलखंड के माध्यम से एशिया से जुड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र देश जो स्थल खंड के माध्यम से एशिया से जुड़ा है। ठीक है, सवाल है कि अफ्रीका महाद्वीप का वो कौन सा देश है जो स्थल से एशिया से जुड़ गया है, अर्थात वो एशिया से भी है जुड़ा हुआ और अफ्रीका से भी है। ठीक है, लैंड के माध्यम से। तो आंसर है उसका मिस्र गणतंत्र। आंसर है मिस्र गणतंत्र। ये मिस्र गणतंत्र है, वो भारत अफ्रीका के बीच एक महत्वपूर्ण स्थल मार्ग प्रदान करता है। इसकी राजधानी है काहिरा। ठीक है, और मिस्र दुनिया में यह एक मुस्लिम राष्ट्र है और दुनिया में इसकी सामरिक स्थिति जो वैश्विक स्तर पर है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके उत्तर में भूमध्य सागर, मिस्र के उत्तर में भूमध्य सागर, यानी कि ऊपर मिस्र के उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण पूर्व में लाल सागर स्थित है। ठीक है, नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी, और नील नदी मिस्र का लाइफलाइन है। लाइफलाइन, जीवन रेखा, समझ रहे हैं? तो मिस्र को नील नदी को मिस्र का लाइफलाइन कहा गया। ठीक है, स्वेज नहर का भी नाम आपने सुना होगा, जो एशिया को यूरोप से कनेक्ट करने का जल मार्ग के द्वारा कनेक्ट करता है, और स्वेज नहर के निर्माण ने एशिया और यूरोप के बीच की दूरी को लगभग काफी कम कर दिया है। तो ये स्वेज नहर भी मिस्र में ही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। उनचास डिग्री अक्षांश रेखा, 49 डिग्री अक्षांश रेखा किन दो देशों की सीमा निर्धारित करता है? ठीक है, तो इसका आंसर है कनाडा एंड यूएसए। 49 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो कनाडा और यूएसए की सीमा निर्धारित करता है। समझ रहे हैं? कनाडा दुनिया का, या यूं कहिए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, और दुनिया में रूस के बाद क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कनाडा सबसे बड़ा देश है। यह उत्तर अमेरिका का एक प्रमुख देश है, और इसके ठीक नीचे यानी दक्षिण में यूएसए है, और यूएसए और कनाडा के बीच 49 डिग्री अक्षांश जो है वो सीमा बनाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, चिली की राजधानी कहाँ है? 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर 18,
चिली की राजधानी कहाँ है? देखिए क्वेश्चन तो ये बड़ा साधारण है, आप लोग को जानना चाहिए, लेकिन इससे जुड़ा हुआ अन्य पहलू भी है, इसीलिए हम यहाँ पर ये सवाल लाए हैं कि चिली की राजधानी कहाँ है। तो इसका आंसर है, चिली का राजधानी है जो सैन डियागो। आंसर क्या है? सैन डियागो, सेंटियागो। चिली की राजधानी कहाँ है? सैंटियागो। ये सैंटियागो, चिली दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख देश है, ठीक है, और इसकी राजधानी सैंटियागो। सैंटियागो का दुनिया में नाम अन्य कारणों से भी है, और सबसे बड़ा कारण है कि यह शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शराब उत्पादन, ठीक है। उसके अलावे विश्व का सबसे शुष्क स्थान अरिका, विश्व का सबसे शुष्क, शुष्क मतलब ड्राई जोन, विश्व का सबसे ड्राई जोन जो है अरिका है, वो चिली में ही है, ड्राई जोन, ठीक है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान यानी अरिका जो है वो चिली में है। और एक अन्य जो प्रमुख चीज है वो है चुकी माता, यानी दुनिया का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र चुकी माता, चुकी माता, तांबा उत्पादन, यानी विश्व के तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है वो है चुकी माता, और वह चिली में ही स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार चिली दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख देश है और उसकी राजधानी है सैन डियागो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विचित्र नाटक किस महापुरुष की आत्मकथा है? विचित्र नाटक किस महापुरुष की आत्मकथा? विचित्र नाटक किस महापुरुष की आत्मकथा कथा है? देखिए उस महापुरुष, बड़ा ही चर्चित महापुरुष है वो, और उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। कौन थे गुरु गोविंद सिंह? सिखों के 10वें गुरु। कौन थे? सिखों के 10वें गुरु। इस गुरु गोविंद सिंह का संबंध अपने पटना शहर से है। 1666 में इनका जन्म हुआ पटना। 1666, ठीक है। सिखों के इतिहास में, या यूं कहे कि भारत के इतिहास में, गुरु गोविंद सिंह का नाम अविस्मरणीय है। खासकर मुगलों के खिलाफ इन्होंने एक जबरदस्त प्रतिरोध उत्पन्न किया था और सिखों को एक लड़ाकू कौम के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय जो है वो गुरु गोविंद सिंह को ही जाता है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1633 में 66 में पटना में हुआ था। इनकी मृत्यु 1708 नांदेड़। इनकी मृत्यु 1708 नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। तो आप लोग गुरु गोविंद सिंह को लेकर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भी इन्होंने कार्य किया था, जैसे पंचमकार, सिख धर्म में इन्होंने पंचमकार का की बात कही थी, और आज भी सिखों को आप देखिएगा तो बड़े सावधानी से इसे पालन करते हैं, जैसे केस, कंघा, कच्छा, किरपान और करा। ये सिखों का जो लक्षण है, ये
गुरु गोविंद सिंह का ही बताया गया है। इनके पुत्र का नाम था फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जिसको सरहिंद के मुगल सूबेदार वजीर खान ने दीवारों में चुनवा दिया था। फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जिसे सरहिंद के मुगल सूबेदार फौजदार वजीर खान ने इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण दीवारों में चुनवा दिया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब अंतिम क्वेश्चन जो मेरा है वो है क्वेश्चन नंबर 20 कि पलासी के युद्ध के बाद किस व्यक्ति को बंगाल में ब्रिटिश रेजिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया? समय बताते रहिएगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है कि पलासी के युद्ध के बाद किस व्यक्ति को बंगाल में ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया? तो उसका नाम है ल्यूक स्क्रॉप्टन। ल्यूक स्क्रॉप्टन, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम था ल्यूक स्क्रॉप्टन, जो ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में पलासी की युद्ध के बाद बंगाल में नियुक्त किया गया। जैसा कि पलासी के युद्ध जो है वो आधुनिक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध है, जो 23 अक्टूबर 1757 को 23 अक्टूबर 1757 को पलासी यानी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय होती है। यद्यपि सिराजुद्दौला के पराजय का कारण उसके सहयोगियों का विश्वासघात था, लेकिन इस युद्ध का भारत के इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण महत्व है, बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे? तो इस पलासी के युद्ध ने यह निश्चित कर दिया कि आने वाले समय में अंग्रेज भारत के नए स्वामी होंगे। ठीक है, तो भारत पर ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का मार्ग जो है वो पलासी विजय से ही गुजरता है। तो इसलिए ये काफी ऐतिहासिक है। जो 23 अक्टूबर 1757 को पलासी के मैदान में, पलासी बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, लड़ा गया और इसमें सिराजुद्दौला की हार होती है। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहा था, जबकि नवाब की सेना का नेतृत्व यानी सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफर, जो एक विश्वासघाती निकला, और इसके विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला की हार होती है और भारत एक तरह से अंग्रेजी दास्ता के लिए यह एक अधिकार पत्र बन, अंग्रेजी दास्ता का यह प्रतीक बन जाता है। तो इसलिए यह बड़ा ही ऐतिहासिक है और आप लोग इस पर गौर कीजिएगा। आज का जो वर्कशॉप है हम यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में पुनः हम आपसे मिलेंगे। यदि कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं।